ब्रह्मांड में डार्क मैटर के दो मास एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके टकराने पर क्या होगा? ज्यादातर साइंटिस्ट कहेंगे कि शायद कुछ नहीं होगा। डार्क मैटर देखने में तो ग्रेविटी की वीक फोर्स ही लगता है, मगर शायद वो डार्क मैटर के व्यवहार को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि वो शैडो यूनिवर्स कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल का बना हो। जब विल डॉसन एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं थे, तब वो ऑफशोर स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, मगर उन्होंने डार्क मैटर की तलाश के लिए अपने ग्लव्स और हार्ड हैट भी उतार फेंके। यह ऐसा फैसला था जिसके ऊपर उन्हें अफसोस नहीं हुआ। विल उन खुशनसीब साइंटिस्टों में से एक है जिन्होंने डार्क मैटर के स्पष्ट संकेत देखे, उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को देखा है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम ये कैसे मापें कि डार्क मैटर कहाँ पर है। हम उसे देख नहीं सकते, उससे प्रकाश भी नहीं निकलता। इसके लिए हम एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे ग्रेविटेशनल रिंजिंग कहते हैं, और उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जब स्पेस टाइम फ्लैट हो तब प्रकाश हमेशा एक सीधी लाइन में जाता है, लेकिन जब उस स्पेस टाइम से एक मास जुड़ता है तब स्पेस टाइम मुड़कर डिस्टॉर्ट हो जाता है, और तब प्रकाश स्पेस के उसी कर्वेचर पर चलता है। जब मास की वजह से प्रकाश में वो ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन होता है, तब विल जैसे एस्ट्रोनॉमर को डार्क मैटर के विशाल बादलों की सही पोजीशन जानने का मौका मिल जाता है। ये दूर दराज के तारामंडलों की डबल इमेज ढूंढते हैं, जिससे निकलने वाला प्रकाश बादल के दोनों किनारों पर मुड़ जाता है। डार्क मैटर के दो बादलों ने विल का ध्यान खींचा था। वो बादल बुलेट क्लस्टर का हिस्सा थे। पृथ्वी से कई 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर दो गैलेक्सी क्लस्टर की टक्कर हुई थी। हर एक में सैकड़ों गैलेक्सी क्लस्टर थे, या कह लीजिए हजारों तारामंडल थे। जब वो दोनों कॉस्मिक जायंट टकराए, तब वो तारामंडल एक दूसरे के पार चले गए, क्योंकि वो एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष दूर थे। मगर उन तारामंडलों को हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जिन डिफ्यूज्ड बादलों ने घेर रखा था, वो एक दूसरे से जा टकराए। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्स से उनके एटम्स गोली की शेप में जलने लगे। मगर डार्क मैटर के बादलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, और वो एक दूसरे के पार जाते रहे। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की उस पावरफुल फोर्स को महसूस भी नहीं किया जो रेगुलर मैटर करते हैं। वजह थी ग्रेविटी की बहुत कमजोर फोर्स। विल ये देखकर बड़े हैरान थे कि हमारे ब्रह्मांड का इतना बड़ा हिस्सा अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं से अनजान कैसे है। क्या डार्क मैटर वाकई इतना डम मैटर है? हम जानते हैं कि वो ग्रेविटी के जरिए इंटरेक्ट करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या डार्क मैटर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है? क्या डार्क यूनिवर्स उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना वो पहली नजर में दिखता है? विल ने एक कोलैबोरेशन करके यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या बुलेट क्लस्टर वाली टक्कर के बारे में जो एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन है, वो डार्क मैटर की असलियत से अलग है। इस क्लस्टर के अंदर डार्क मैटर है भी या नहीं, ये आखिर क्या है? इसके बीच में डार्क मैटर तो है, मगर ये वो चीज नहीं जिसके बारे में ये टीम कई और गैलेक्सी क्लस्टरों को देख रही है। ये पता लगाना चाहती है कि क्या डार्क मैटर हमेशा अपने अंदर से निकल जाता है और अपने ही तारामंडल की सीध में बना रहता है। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या उन तारामंडलों और डार्क मैटर के बीच जरा भी काउंटर बैलेंस है। अगर हमें वो काउंटर बैलेंस मिल गया तो उसका मतलब ये होगा कि डार्क मैटर सिर्फ अपने आप से ही इंटरेक्ट करता है। एक गैलेक्सी क्लस्टर ने इनका ध्यान खींचा था। वो भी बुलेट क्लस्टर जैसा ही था, लेकिन उससे ज्यादा पुराना और धीमा।